Hello, friends. So, in today's lecture, we will read about corporate governance, and with this, we will be entering into the last few lectures of ethics. इसके बाद we will cover corporate social responsibilities, and after that, we will read about some of the prominent philosophies, uh, which is which will be useful for you in ethics, like deontology, utilitarianism, ethical egoism, some of these theories which can be very important for you in the examination. उसके बाद जो theory part है that will be over, but I will make a few videos on how to tackle the code based questions with examples, then how to write a good case study with examples, and with this we will finish the ethics module. However, if anything feels to me that something could be added, then I will make another video, and I have made a whole playlist for this, so you can just go to the playlist and watch any of the videos anytime. So first of all, what is corporate governance? होता क्या है? So it is a set of systems, processes, and principles which ensure that a company is governed in the best interest of all stakeholders. ऐसे सिस्टम, ऐसे प्रोसेस, ऐसे प्रिंसिपल्स बनाना जैसे कि जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका इंटरेस्ट सर्व हो, ना कि only the interest of few are being served at the expense of other. So it is about promoting corporate fairness, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. कॉर्पोरेट में फेयरनेस रखना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ताकि जो कॉर्पोरेट का जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चल सके, एंड इट इज फुलफिलिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर. जब हम ऑल द स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, सो इट इज नॉट अबाउट ओनली द पर्सन्स वर्किंग इन दैट कंपनी, बट स्टेक होल्डर में इन्वायरमेंट भी आ जाता है, स्टेक होल्डर में पूरी सोसाइटी भी आ जाती है और सब कुछ आ जाता है इसमें. Then there are 4 pillars of corporate governance. पहला है फेयरनेस. फेयरनेस का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, इक्विटेबल ट्रीटमेंट एंड रिड्रेसल ऑफ वायलेशन. कि मतलब जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके जो भी राइट होंगे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा. इफ सम सिविल एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल है और वो लोगों को स्वास्थ्य प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर उसकी अच्छी गुणवत्ता नहीं है तो यहाँ पे फेयरनेस नहीं है, क्योंकि आपको हर के राइट, एक मरीज है, पेशेंट है, उनका राइट को भी यू हैव टू सिक्योर. इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि समवन हु हैज हाई स्टेटस, हाई अमाउंट ऑफ वेल्थ, उसको आप अलग से ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसके लिए रेड कारपेट है. Then also the redressal of violations. There should be any mechanism of grievance redressal. अगर कोई भी चीज है जहाँ पे इशू हो रहा है, कहीं भी कोई वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए. सेकेंडली, इंडिपेंडेंस. मिनिमाइज करना है और अवॉइड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड एडवाइजर्स होने चाहिए. कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आप अपनी कंपनी में इन्वेस्टर बन गए, आपका ही उसी कंपनी में आपका शेयर है, आप अपने ही शेयर वो खरीद रहे हो. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एज सच, पार्टीजनशिप है उनमें, बहुत सारी चीजें होती है. विद एग्जांपल्स वी विल सी. देन थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी. मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू बोर्ड एंड बोर्ड टू शेयर होल्डर्स. जो मैनेजमेंट है कंपनी का, वो बोर्ड जो होती है उसके प्रति अकाउंटेबल रहेगा, और बोर्ड अकाउंटेबल रहेगा टू ऑल दी शेयर होल्डर्स. देन ट्रांसपेरेंसी. टाइमली एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑन ऑल मटेरियल मैटर्स. जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी चीजें हो रही, व्यापार हो रहा है, उसका टाइमली और एक्यूरेट डिस्क्लोजर शुड बी देयर. अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इसलिए व्हाई दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट. तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, इट बेनिफिट्स नॉट ओनली द कंपनी बट ऑल्सो द इन्वायरमेंट अराउंड इट. मतलब जो भी सराउंडिंग है, जो सोसाइटी है, एवरीवन को, नेशन. अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है तो नेशन क्रम्बल्स. आपने देखा होगा तो बिग स्कैम्स दैट हैव क्रम्बल्ड द एंटायर इकोनॉमी ऑफ कंट्रीज. तो पहली चीज है प्रीमियम. वेल गवर्न्ड कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड कमांड अ प्रीमियम ऑफ एनीवेयर बिटवीन 10 to 40% मोर देन देयर नॉट सो वेल गवर्न्ड कंपनीज. प्रीमियम का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए, प्रीमियम का ये मतलब हुआ कि उन्होंने फाइनेंशियल एफिशिएंसी, डिस्क्लोजर्स ऐसा रखा, एंड द वे दे हैव
रन देयर कंपनी, उससे इनको एक इकोनॉमिकली 10 to 40% का बेनिफिट हो जा रहा है। तो इसे प्रीमियम वर्ड का यूज किया गया। जस्ट बिकॉज दे वर फेयर, जस्ट बिकॉज दे वर अकाउंटेबल, जस्ट बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन सर्टन प्रोसीजर्स विच वर वेल डिफाइंड, तो उनको एक प्रॉफिट इकोनॉमिक स्तर पर भी लाभ होता है। Secondly, foreign investment. So good corporate practices on transparency and sound business principles attract foreign investment, which is more liberalized now. अब ये एग्जाम्पल था आपके सामने, जब अडानी ग्रुप पे एलिस्ट एक आरोप लगा, उसके बाद आपने देखा वो शेयर गिरने लग गए। अब शेयर कैसे गिरते हैं? शेयर तब गिरते हैं जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपना हाथ खींचने लगता है। दे आर नाउ सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग भी कई लोग बोलते हैं कि शॉर्ट सेलिंग ये होता है कि आप कंपनी के शेयर घटने पे पैसा कमाने लगते। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं जब तक आपका जो बिजनेस है उसमें जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छे नहीं है। फिर है कि मान लो आपकी कंट्री, इफ यू लिव इन अ कंट्री वेयर देयर आर नॉट स्ट्रिंजेंट लॉस, या फिर लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट सो गुड, तो अगर आपने खुद ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा कर रखा है तो वो कवर अप कर लेता है उस चीज को। सो अ गुड फर्म लेवल गवर्नेंस ऑफन मेक्स अप फॉर वीकनेस इन अ कंट्रीज कॉर्पोरेट लॉस और द इन्फोर्समेंट ऑफ सच लॉस, जो मैंने बोला, ठीक है। फिर होता है रेगुलेट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर करप्शन। मतलब ऑफन स्कैंडल और फ्रॉड आपने देखी होगी कंपनी में ज्यादा लाइकली हो जाती है, वेयर डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट डू नॉट हैव टू कंप्लाई विद अ फॉर्मल गवर्नेंस कोड। मतलब जो मन है वो करो। ऐसा हो जाता है ना कई बार कि डायरेक्टर्स वगैरह जो हो जाते हैं वो बोर्ड से बड़े हो जाते हैं, लार्जर देन लाइफ हो जाते हैं, ठीक है, या बोर्ड्स में कुछ ऐसे हैवी वेट होते हैं जो शेयर होल्डर्स का जो स्टेक होल्डर्स है उनका कोई फायदा देखते नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जब लॉलेसनेस आ जाए अंदर भी, लॉ इज नॉट जस्ट मेड बाय द गवर्नमेंट, हर चीज है, कुछ भी जो चल रहा है, एक फैमिली भी चल रही है वो भी एक सेट ऑफ रूल्स से चल रही है, ठीक है। तो वो अगर नहीं है और उसको अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है देन एक फैमिली भी क्या हो जाती है, एक एब्यूजिव फैमिली आपने देखा हुआ जहां पे ग्रोथ नहीं हो पाता चाइल्ड का, जहां पे लोग खुश नहीं रहते हैं। फिर आता है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। इफ लॉन्ग रन में आपको कंपनी को रन करनी है, इफ यू हैव टू रन दी कंपनी फॉर लॉन्ग रन, देन कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी होना जरूरी है। वो तभी आता है जब आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो, अदरवाइज कंपनीज डू क्रम्बल। सत्यम को कौन जानता है? Satyam was at one time one of the biggest company of IT in India, and now you can see what happened. Corporate that are run in the best interest of all the stakeholders enjoy the trust and confidence in the organization and provide a long term sustainability. इंडिया में आप टाटा की बात करते हो, वर्ल्ड लेवल पे एप्पल की बात होती है कि अगर एप्पल से फॉर एग्जांपल 90,000 भी बोल देगा मोबाइल को, लोग ट्रस्ट बेसिस पे वो ले लेंगे। और कोई बहुत अलग तरह के मोबाइल सेट आ गए हैं जिनका नाम भी अतरंगी है, वो 25-30 हजार में बहुत सारी चीजें फीचर्स डाल देते हैं, स्टिल पीपल डोंट बाय दोस फोन्स बिकॉज यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। एप्पल इज स्टिल मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन द वर्ल्ड क्योंकि ट्रस्ट है। कर्बिंग नेपोटिज्म। नेपोटिज्म यही है कि आज मैं बैठा हूं कंपनी में, कल मेरा बेटा बैठ जाएगा, या मेरा चाचा बैठ जाएगा, या मेरा भतीजा बैठ जाएगा। सो गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस कर्ब नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म व्हाइल वैल्यूइंग मेरिट इन अपॉइंटमेंट। मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होती है। फिर इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस। सो गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस से क्या होता है, इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस होती है, मिसमैनेजमेंट है वो ना कोर्ट में जाएगी चीजें, तो अंदर ही चीजें सॉल्व हो जाएंगी। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये सब मिनिमाइज अगर पहले ही हो जाए तो कंपनी का नुकसान नहीं होता, नेशन का नुकसान नहीं होता, सोसाइटी का नुकसान नहीं होता है, और कंपनी के रिसोर्स मिसयूज नहीं होते हैं। इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इश्यूज क्या है? पहली चीज है कॉल्यूजन। सो कंपनीज समटाइम इंडल्ज इन कॉल्यूजन विद ऑडिटर्स, ऑडिटर से मिली भगत हो गई, टू मिसलीड द इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, बोर्ड एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ऑडिटर से ही मिल लिया, अब जो अकाउंट है उसमें कर दी गड़बड़, और गड़बड़ करके जितने भी इन्वेस्टर उनको कुछ और दिखा दिया, रेगुलेटर्स उनको भी कुछ और दिखा दिया, ठीक है, राइट पिक्चर नहीं दिख रहा, बोर्ड को भी, शेयर स्टेक होल्डर्स को भी, तो इसे कॉल्यूजन बोलते हैं। एग्जाम्पल सत्यम स्कैंडल में या डीएफएचएल केस में यही हुआ था, वो ऑडिटर से ही कॉल्यूट कर गए थे। सेकंड है ह्यूज रिस्क। In some cases, the owners of the companies have taken huge risk in their private capacity and were unable to pay. होता है ना बहुत, अब आजकल आपने काफी देखा होगा, स्टार्टअप्स में काफी देखा जाता है कि
एक चीज अभी ढंग से हुई नहीं है, वन थिंग दे हैव नॉट मास्टर्ड एंड दे आर नाउ ट्राइंग टू गो इनटू एवरीथिंग, एंड फिर वो फेल तो होना ही है। बहुत सारा लोन ले लिया, सस्टेनेबिलिटी है नहीं। तो ऐसे ही वी सिद्धार्था केस था ना, सीसीडी का लॉसेस में चल रही थी, वो भी इसी का एक एग्जांपल था, ह्यूज रिस्क लेना। थर्ड इज प्रोमोटर लेड बोर्ड। जो प्रोमोटर है उसका ही या तो खुद है, ठीक है, या फिर जिसको चाहता है वो बन जाता है, ठीक है। तो प्रमोटर ही जो है उसी का सब कुछ चलता है। सो ये नरेश गोयल इन केस ऑफ जेट एयरवेज में दिखाया गया था, जो एक जेट एयरवेज का देखा था, फॉल आउट हुआ था, वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन थी इंडिया की एंड वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्रीमियम एयरलाइन, और उसका ये हाल हुआ था, ये प्रोमोटर लेड बोर्ड था वो। फिर लैक ऑफ ओवरसाइट, ऑल्दो यहाँ स्टैट्यूटरी चेंजेस हैव बीन मेड based on the recommendation, but enforcement mechanism has not followed with these changes, which leads to poor oversight। यहाँ पे enforcement है नहीं लॉस का, ठीक है, यही इशू है। लॉस तो बढ़िया बढ़िया बन जाते हैं बट enforcement नहीं है। favoritism, often lending institutions favor their closed ones to give loans while overlooking professional values such as integrity। अपने ही पति को दे दिया, अपने ही बेटे को दे दिया, ठीक है। अब पति बेटे को देख के दे रहे हो तो यू आर not seeing ना कि they have capacity to repay or not, या कोई और बंदा था सेम कॉर्पस ऑफ फंड था and he was more eligible and you not provided that। तो ICICI बैंक केस था चंदा कोचर, it was similar case। फिर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बना दिए इंडिपेंडेंट, बट उनके पास फ्री हैंड नहीं है इन देयर वर्किंग एंड आर प्रेशराइज्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड टुवर्ड्स पर्टिकुलर डिसीजन कि यही आपको करना है। जो टाटा मिस्त्री केस था वो थोड़ा सा इसी से रिलेटेड था कि मिस्त्री जो साइरस मिस्त्री उनको था कि हमें ऑटोनॉमी नहीं मिल रही है। फिर आता क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म यही हुआ कि गवर्नमेंट से मिली भगत, आपने कुछ उनको फायदा किया, कुछ उन्होंने फायदा किया, रूल्स को ताक पे रख के चीजें की गई। कोलगेट स्कैम जो था, एलोकेशन जो किया गया था, ऐसी ऐसी कंपनीज को किया गया था जो मतलब उनका कोई लेना देना नहीं था उस बिजनेस से। तो वो एक एग्जांपल था क्रोनी कैपिटलिज्म का। देन क्रेडिट रेटिंग इश्यूज, आपने देखा हो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज गिव वेरी हाई क्रेडिट्स टू सम ऑफ द कंपनीज, सम ऑफ द एनबीएफसी जो लोन प्रोवाइड कर रही है और तुरंत दे फॉल। अब तुरंत कैसे फॉल होगी जब इतना अच्छा क्रेडिट रेटिंग था? तो व्हाट यू हैव एनालाइज्ड, क्या आपने रिस्क एनालिसिस किया? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज प्रोवाइड क्रेडिट रेटिंग्स टू कंपनीज बट दे देमसेल्व्स सफर फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो उनका खुद का ही पैसा देके क्रेडिट है या कुछ उनका है उसमें इंटरेस्ट है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। तो आईएलएफएस क्राइसिस तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल था। इंडिया में मेजर्स क्या है? एक तो कंपनीज एक्ट है 2013, तो it regulates incorporation of company, formulation and functioning of companies in India. It makes comprehensive provisions to govern all listed and unlisted companies in India, unlisted को भी। It empowers shareholders and highlight higher values for corporate governance। तो पहला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। फिर है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, तो ये एम करता है टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज बाय रेगुलेटिंग द बिजनेस डीलिंग्स। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा गूगल पे किस पे फाइन लगा देते हैं। तो सीसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन कल्चर एंड इंस्पायर बिजनेसेस टू बी फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड इनोवेटिव। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा प्लेयर है तो उसके पास अनड्यू एडवांटेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदर न्यू प्लेयर्स शुड आल्सो हैव एन एंट्री एंड उनको भी ब्लॉसम करने का अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो इट एम्स टू कर्ब मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज इन द वर्किंग ऑफ द मार्केट। फिर है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये कंपनीज एक्ट के थ्रू 2013 बनाया गया था। इट डील्स विद दी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स ऑफ सिविल नेचर। सिविल नेचर का जो डिस्प्यूट हो कॉर्पोरेट का वो एनसीएलटी में जाएगा। इट इज आल्सो द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। फिर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। These standards bring much needed structure to the financial reporting and mandates disclosure of accounting policies, cash flow statements, ये सब चीजें, या फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, बोरोइंग कॉस्ट, ये सब मतलब टेक्निकल चीजें। तो वो एक तरीके से एक हो गया कि आपको एक मैंडेट प्रोवाइड कर दिया, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, जिसको फॉलो करना चाहिए।
वे फॉरवर्ड में देखिए बहुत सारी कमिटीज बनी है, बट उदय कोटक कमेटी रिकमेंडेशंस जो है वो आप यूज कर सकते हो। उसने क्या क्या बोला था देखिए, सेपरेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड सीईओ एमडी ऑफ टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज, मतलब जो चेयरपर्सन है और सीईओ एमडी है उनमें सेपरेशन होना चाहिए, कौन सी 500 टॉप लिस्टेड कंपनीज में। सेकंड बोला था कैपिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप फॉर अ पर्सन टू 8, ये 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। एटलीस्ट हाफ ऑफ बोर्ड मेंबर्स टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होनी चाहिए, ठीक है, उनका ऐसा नहीं वही प्रमोटर है वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया। फिर है मैंडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड डिस्क्लोज देयर रेलिवेंट स्किल्स, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं कि फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपना ही बना लिया, तो उनकी क्वालिफिकेशंस, उनका रेलिवेंट स्किल जो जरूरी है वो सब चीजें होनी चाहिए। फिर था सेबी शुड हैव पावर्स टू ग्रांट इम्यूनिटी टू विसल ब्लोअर्स, और विसल ब्लोअर जिन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जिससे कि वो स्कैम पता लगा तो उनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए सेबी, वरना फिर क्या होता है ना उनपे बहुत सारे आरोप, इनसाइडर ट्रेडिंग से लेकर क्या क्या चीजें हैं वो फंस जाते हैं खुद ही लॉ में, ठीक है, इस वजह से दे डेजिस्ट। फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी शुड बी गवर्न बाय लिस्टिंग रेगुलेशंस नॉट बाय द नोडल मिनिस्ट्रीज, एक रेगुलेशन बना दो, ऐसा नहीं कि वो नोडल मिनिस्ट्री जो है वो इसको रेगुलेट कर रही है। फिर है इनहेंस डिस्क्लोजर सच एज फुल डिस्क्लोजर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, डिस्क्लोजर ऑफ ऑडिटर क्रेडेंशियल्स, ऑडिट फी, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखोगे आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब जैसे जैसे अब प्राइवेटाइजेशन बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है इंडिया में आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेंथन होना और इसका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन होना और एथिकल वेल्थ क्रिएशन इंडिया में बढ़ना, दीज आर ऑल वेरी एसेंशियल इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और जब तक ये चीजें नहीं होगी तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाएगा, और जो इंडिया का शेयर मार्केट है जिसमें बहुत कैपेबिलिटी वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि स्कैम्स आ जाएंगे, चीजें क्रम्बल हो जाएंगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने हाथ खींचने लगेंगे, कंट्री की बदनामी हो जाती है। फिर अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं तो इन्वायरमेंटली वो कॉन्शियस नहीं होते हैं, अपने आप देखोगे कि कहीं गए और जाके वहां पे फॉरेस्ट तबाह हो गया, ये चीजें होगी, ट्राइबल्स फिर ट्राइबल में इश्यूज हो जाता है, फिर उससे फिर कन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, नेक्सलिज्म भी एक तरीके से ट्रिगर हो सकता है, ये सब चीजें जो इसमें नहीं दी हुई है, सोशल एंगल भी यू कैन इंक्लूड। सो दिस वाज वन ऑफ द लेक्चर, आई होप दिस विल हेल्प यू, थैंक यू।